हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए, चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है? इनमें से राज्य सरकार द्वारा कौन सा संचालित है? माडा समुदाय कार्यक्रम, शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, एकलव्य योजना या रूख भायला कार्यक्रम? तो पहले का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम। अगला है 12 जिले में शहरिया विकास समिति, शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है, किस क्षेत्र में संचालित है? तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति में। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? ठीक है। तो मतलब एसटी की जो जनसंख्या है वो नगर में सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत निवास करती है? तो तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 3.5%। अगला जो आपके सामने सवाल है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, इनमें से असम्मिलित कौन सा है? इकरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79, शहरिया विकास कार्यक्रम 1997-98 और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2024। तो चौथे का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, शहरिया विकास कार्यक्रम 1997-98। अगला है स्थानांतरित कृषि वालरा निम्न में से किस समुदाय में बहुत प्रचलित है? तो पांचवें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, भील। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में विभिन्न जनजाति के निवास क्षेत्र में संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा असत्य है? दामोद जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, भील और मीणा करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करते हैं, राशिया प्रमुख सिरोही जिले के आबू और पिंडवाड़ा तहसील तक सीमित है और सांसी समुदाय भरतपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। तो छठे का राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये बात गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कंजर समुदाय में सर्वोच्च स्थान है, कंजर समुदाय में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? पटेल का, मुखी का, कोतवाल का या तदवी का? तो सातवें का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, पटेल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म है। ठीक है, भीलों में असम्मिलित युग्म कौन सा है? तो 8वें का राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2, पाल। 8-10 मकान समूह को पाल नहीं कहते। ठीक है, बाकी सारे राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासी समूह में समुदाय में केलड़ी, कठोती और चाटू ये क्या है? तो 9वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, दैनिक सामान, दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन है। अगला है कर्नल टोट के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है, तो मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है? 10वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कालीकोह पर्वतमाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन है? तो 11वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, चौथ माता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान जनगणना 2011 आधार पर राज्य में जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। सर्वाधिक जनजाति लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा में दर्ज किया गया, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में दर्ज की गई। इनमें से सत्य कौन सा है? तो 12वें का राइट आंसर रहने वाला है 12वें का ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य स्तर पर कुल जनसंख्या का 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है? ठीक है। तो 13वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, झुंझुनू। अगला आपके सामने राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार कितनी जनजातियां अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल है? तो 14वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 12 जनजातियां। अगला है राजस्थान में जनजातीय उपयोजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म कौन सा है? तो 15वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। अगला जो आपके सामने सवाल है, राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है, कहाँ पे संचालित है? तो 16वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 18 जिलों एवं 44 खंडों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोधी क्रम कौन सा है? तो 17वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे 17वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मीणा, भील, राशिया और शहरिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो उसको सम्मिलित करें। 18वें में पहले का होगा 2, मीणा का गुड़िया बाबा, दूसरे का 3, भील ऋषभदेव मेला, तीसरे का 4, राशिया मनकारो मेला और शहरिया सीताबाई मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रथा या रीति रिवाज संबंधी जनजाति में से कौन सा असम्मिलित युग्म है? तो 19वें का क्या राइट आंसर होगा? 19वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाथी गांडू विवाह कंजर में नहीं होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ किस जनजाति में हाथी गांडू विवाह किया जाता है? अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा एवं झाड़ोल में निवास करती है? तो 20वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर 3, कथोड़ी 20वें का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अगला है राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 21वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 17.8%। अगला है केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? तो 22 का राइट आंसर रहने वाला है 15 वर्ष से अधिक के व्यक्ति। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 1.5%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 43.6%। अगला है राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में विचार करें। राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है, राज्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है। इनमें से कौन सा सही है? केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, ना तो ए ना और बी सत्य। तो 25 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 26, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ एवं जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025 अनुसार राज्य में 2016 से 20 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 69.4 वर्ष। अगला है राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा असत्य कथन है? 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, ठीक है, ये वाला असत्य है, बाकी सारे सत्य है। अगला है राजस्थान में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या घनत्व कितनी दर्ज की गई है? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो 30वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 टोंक एवं सिरोही। अगला है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक दर्ज किया गया है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 18 जिलों का। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है और दशक की वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल सी सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो 33 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 29। अगला है आपके सामने क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुई है? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 2 निरंतर कमी आ रही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 केवल 3, ठीक है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया है? तो 36 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 पाली। अगला है 37, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर। अगला है 38, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? 38 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू। राजस्थान जनगणना 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में अंतर दर्ज किया गया, कितना अंतर दर्ज किया है? तो 40 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 50%। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? तो 41 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 3 जिले। अगला है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में दर्ज किया गया है? तो 42 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 888। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है, ठीक है, जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर अलवर। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो 43 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 52.1%। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, योजना और उनके विभाग को जोड़ना है। तो 46 में क्या होगा? देखो एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो 46 में क्या होगा, देखो प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना उद्यानिकी विभाग है, क्रम भूमि से मातृभूमि योजना भूजल विभाग है, अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग और मुख्यमंत्री स्वानिधि योजना स्वास्थ्य शासन विभाग है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की गति देने तथा विद्यालय में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अगला है एनएफएसए में नवीन परिवार को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में शामिल है, कौन शामिल है? 48 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित हो। अगला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू रहेगी? 49 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अगला है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के उद्देश्य में 2024-25 तक 8 एंड सी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर कितने प्रतिशत तक कम करना है? तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 12 से 15%। अगला है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कि क्यों का राइट आंसर क्या है? तो क्या मतलब असत्य है? तीसरा इसका असत्य है, इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग नहीं है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में सम्मिलित नहीं है, इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो 52 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कमांड एरिया विकास। अगला सवाल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 25 अक्टूबर 2021। अगला है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान इनमें से किस जिले में संचालित नहीं है? तो 54 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सीकर में संचालित नहीं है, ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? किसके लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर? तो 55 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 लाख रुपए। अगला है स्वामित्व योजना की क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है? तो 56 का राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 स्वायत्त शासन विभाग सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया? तो 57 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 51 35। राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, 58 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कब से शुरू किया गया? तो 59 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 5 सितंबर 2025 से।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में खालिस्तानी या अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसंतों को सड़कों से जोड़ना है। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 250। अगला 61 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन क्या है? 61 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सबके लिए आवास। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के घटक है। तो 62 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तीनों सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 63 मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा? तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 7%। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेड नहीं है। तो 64 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लम्बर। अगला है एक पेड़ मां के नाम 2.0 मिशन हरियाणा में राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2026 में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए कितने पंचायत समिति से कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो 65 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहला ही असत्य है। ठीक है, अगला है मिशन अमृत मिशन में अमृत का पूरा नाम क्या है? किसका अमृत का पूरा नाम क्या है? तो 67 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला है पंच गौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है? तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 आयोजन विभाग। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास हेतु कितनी राशि दी जा रही है? तो 69 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 1,20,000। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन है? इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए हैं उनको आत्मनिर्भर कार्ड तथा 51,000 रुपए की राशि इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली दूसरी तीसरी रैंकिंग को 50 लाख 35 लाख या 25 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनमें से सही कौन सा है? ठीक है, इनमें से आपको बताना सही कौन सा है। तो 70 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। ठीक है, ये वाला सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 15 लाख। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 नमो ड्रोन दीदी योजना की राजस्थान में शुरुआत कहां आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कोटा। अगला है पंच गौरव कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित विशेषताएं किस जिले की है? इनमें से निम्नलिखित विशेषताएं किस जिले की है? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखो खिलाड़ी मंदिर कहाँ पे आप सभी जानते हैं। तो 73 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। अगला है 74 निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं है? ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग संचालित नहीं करता। तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अगला है अमृत मिशन राजस्थान के कितने शहरों में संचालित है? तो 75 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 29 शहरों में संचालित है। अगला है निम्न में से दर्द दिसावर एवं गीता पहली घुघरी नामक गीतों के लेखक कौन है? 76 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 भागीरथ सिंह। अगला है निम्न में से नानूराम संस्कृता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक दिखाई देती है। 10 लोक व धररी रेल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो 77 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। निम्न में से बैजनाथ पंवार की कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है, बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? लाडेसर, ओलखान, इनामी बाबी, शरणाठो। तो 78 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 शरणाठो। निम्न में से शंकरदास सामो की रचना नहीं है। ठीक है, नहीं कौन सी है? तो 79 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रूप सत्सई। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक कौन है? 80 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 शिवचंद्र भरतरिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 12 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एमबीसी वर्ग के कल्याण हेतु देवनारायण कोष की स्थापना की। कितनी राशि का प्रावधान किया है? 81 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 450 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड ने राज्य में विद्युत आपूर्ति की जाने हेतु किसके साथ एमओयू किया है? तो 82 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सिंगरौली कोलियारीज कंपनी लिमिटेड SCCL। अगला क्वेश्चन नंबर 83 8 और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित IIFA अवार्ड आईफा अवार्ड समारोह में दिए गए पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से असंगत युग्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ गीतकार रायदम संपत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीतांशी गोयल। 83 का राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा 83 का राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 सर्वश्रेष्ठ गीतकार राय संपत नहीं है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 के संबंध 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते। तो 84 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 मतलब केवल 1 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए माह कोष का गठन। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त परिजनों को इस योजना के निःशुल्क श्रेणी में शामिल किया। ठीक है, इनमें से सत्य कथन कौन सा? तो 85 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 मतलब A B C तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव कहां आयोजित किया गया? तो 86 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 87 1921 मार्च तक स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 IIT जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 88 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा किया गया? 88 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फॉर्म कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो 89 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 90 17 मार्च 2025 को रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खालिस्तान क्षमता वाली 7वीं इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो 90 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 700 मेगावाट। अगला है निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संतरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन करता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय होता है, भागीदार उत्तरदायी होता है। 91 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, गलत है सॉरी। ठीक है,
सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? कौन सी नहीं की गई? तो 92 में अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्त आत्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो 92 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 93, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है। तो 93 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि है। अगला है 94, अधिगम का अनुक्रमणिक और वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो 94 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, देने द्वारा। अगला है 95, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है क्या? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सहजनवाद, लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 95 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, लेविन का अधिगम संबंधी सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रतिपादन वोल्फ्गैंग कोहलर ने किया। कोहलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। और अगला है कोहलर के अनुसार साधन एवं साध्य के बीच व्यवहारात्मक संबंध होता है। तो 96 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 व 2। किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता अधिगम के किस सिद्धांत में की जाती है? तो 97 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सूझ का सिद्धांत। अगला है 98, यूरेका अथवा आह अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोहलर से। अगला है अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। तो 99 में क्या होगा? जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो 99 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है। अगला है संकेत अधिगम, जो गेने के सीखने को मान्यता जाना जाता है, सामान्यतः जाना जाता है, वो है 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, परंपरागत संबंधित अधिगम। अगला है जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह क्वेश्चन उसके अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के क्वेश्चन का हस्तांतरण कहलाता है। 101 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। कौन सहायक नहीं है? मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्व, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो 103 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, तथ्यों की विशुद्धता। अगला है ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने की ज्ञान की रचना क्या कहलाता है? 104 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अन्वेषण अधिगम। अगला है 105, जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा है तब वे इस क्वेश्चन का अंतरण कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए कहते हैं। टंकन मीन्स टाइपिंग। तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? तो 105 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, धनात्मक अंतरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पश्चिम एवं पंजाब है, मतलब उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। तो 106 में से कौन सा सही नहीं है? 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ही गलत है, क्योंकि पश्चिमी देशांतर नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से असमलित युग्म है। अबेड़ा महल कोटा, सोने जी की नसियां अजमेर, बड़ा बाग जोधपुर, सोनेरी कोठी टोंक। तो बड़ा बाग जैसलमेर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान का जैसलमेर जिला किस उपनाम से जाना जाता है? कौन सा? जैसलमेर। तो 108 का राइट आंसर रहेगा राजस्थान का अंडमान किले हवेलियों का शहर स्वर्णनगरी तीनों। हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास के क्षेत्र के प्रचलित नाम क्या है? हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। 109 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, योध्या क्षेत्र। ठीक है, अगला है 110, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ठीक है, में किन चित्रकारों का उल्लेख किया है? तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शाह मुजफ्फर एवं बेहजाद। अगला है चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कौन सा चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हुमायूं एवं शेर शाह सूरी। अगला है शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माता कौन था? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अकबर। अगला है जहांगीर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो 113 का असत्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4, तख्ते ताउस का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ, ये गलत है। अगला है 36,000 रुपए पर 6 से 2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 114 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 800 रुपए। अगला यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम है, यदि दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा? 115 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपए। अगला है 16, कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो 25 रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? 116 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 250 रुपए। अगला है यदि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो बताओ उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष। अगला है 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर है। 118 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 24%। अगला है 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 119 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 2100 रुपए। अगला है 120, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,80,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 3,08,700 रुपए हो जाएगी? तो 120 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 5%। अगला है कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी? 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 200%। अगला है किस राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपए प्राप्त होता है? 122 का जो राइट आंसर रहने वाला है, तो 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 63 रुपए। अगला है निम्न में से असममित युग्म को छांटिए। असममित युग्म कौन सा है? 123 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पालक में फार्मिक अम्ल नहीं होता। अगला है श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन एंजाइम के नियंत्रण में जबकि दहन बिना एंजाइम के नियंत्रण में होता है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। इनमें से सत्य कथन कौन सा? तो 124 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सही सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 125 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, MgOH2। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें होता है, तो पीतल में क्या होता है? 126 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कॉपर एवं जिंक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा? तो 127 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, लोहे पर जंग लगना।
अगला एक बार एरिया के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? 128 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 3:1। अगला आर्द्र व श्लेष्मी त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? तो 129 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 129 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मेढक। अगला है 130 साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है किसका? 130 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 उष्मा क्षेपीक अभिक्रिया का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 131 एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर तय करना कि तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। ये क्या कहलाता है? 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निदानात्मक आकलन। अगला है 132 मर्सिडीज मॉडल विज्ञान के शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जोर देता है, इनमें से कौन सा एक लागू नहीं है? कौन सा लागू नहीं है? 132 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण एवं मूल्यांकन। अगला है आइटम भेदभाव निम्न में से किसके मापन का रूप है? कौन सा आइटम भेदभाव? 133 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कोई आइटम उच्च एवं निम्न अंक प्राप्त करने में छात्रों के बीच कितनी अच्छी तरह अंतर करता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 134 एनसीएफ 2023 के अनुसार ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को किन परीक्षाओं का अनिवार्य पास करना होगा? भाषा में 2 परीक्षाएं, कम से कम 2 भाषा में 2 परीक्षाएं, कम से कम समूह से 4 परीक्षाएं, समूह 2 कला शिक्षा शारीरिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में स्थानीय मूल्यांकन। तो 134 में जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी सी तीनों सही है। अगला है किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? तो 135 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बंद प्रश्न। अगला है शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। 136 का राइट आंसर क्या होगा? तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निदानात्मक परीक्षण। अगला 137 बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं, कौन सी है? 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 138 मूल्यांकन की प्रक्रिया का व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपलब्ध कथन किसका है? 138 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रेमर्स एवं गेज का। अगला है असत्य कथन असत्य कूट है, कौन सा है? 139 में क्या होगा? 139 का होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम का आकलन रचनात्मकता यह असत्य है। अगला है 140 निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक है, तो गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक कौन सी है? तो 140 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी। ठीक है ना, ए सी डी होगा लेकिन बी नहीं होगा। ओके, अगला है निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण के गुण कौन से हैं? मौलिक रचनात्मक तथा विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है, अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, आलोचनात्मक चिंतन प्रबल देता है। तो 141 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ए एवं सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 142 परीक्षा एवं मूल्यांकन में अंतर की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। तो 142 में कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा निरंतर चलती रहती है जबकि मूल्यांकन निश्चित समय पर होता है। अगला है क्वेश्चन आपके सामने 143 मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो 143 में होगा इसमें एक स्वामित्व स्तर निर्धारण किया जाता है, यह अनुदेशन के दौरान किए गए परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से यह किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता है? तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आकलन के किन तरीकों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? स्व मूल्यांकन, समूह कार्य, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम, भूमिका निर्वाह। 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। अगला है 145 सीबीएसई में प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कब प्रारंभ की गई है? 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2004-5 में। अगला है 146 खालिस्तान प्राप्तांकों की उस विसंगति की ओर इशारा करती है जो एक व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर परीक्षण के मापन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, 146 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्वसनीयता। अगला है क्वेश्चन नंबर 147 स्टेनले एवं रोस के अनुसार व्यक्ति वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में 4 सोपान है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान इस क्रम में तीसरे स्थान पर आता है? ठीक है ना, तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 परीक्षण की जांच तीसरे स्थान पर आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148 मूल्यांकन में रूब्रिक्स के संबंध में सही कथन है, तो रूब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मूल्यांकन के उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया है, यह एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका है, यह प्रश्न पत्र के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है, यह परीक्षण की वैधता निर्माण की निर्धारण की विधि है। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यह एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149 निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है? किसमें ध्यान नहीं दिया जाता? उप इकाई के विषय वस्तु की प्रकृति, उप इकाई के अधिगम हेतु आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार, उप इकाई के विषय वस्तु की मात्रा, उप इकाई के अधिगम के पश्चात विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उप इकाई के विषय वस्तु की मात्रा। ऐसा उपचारात्मक शिक्षण जिसमें विद्यार्थी अपनी गति, योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रगति कर सकता है। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।